फ्रेंड, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट में नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी और पावर का। कि हम बेसिक मेथड ऑफ मेजरमेंट हम पढ़ चुके हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज और करंट हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पावर एंड एनर्जी के बारे में और फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। इसी तरह से हम इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी, टाइम फ्लक्स, एक एक चीज़ों के टॉपिक के बारे में हम पढ़ते जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ पावर का। पिछले दो टॉपिक आपको कैसे लगे उसके बारे में आप हमें जरूर बताइएगा। अगर उसमें कोई सुधार करना हो तो वो भी हमें बताइएगा। तो आज हम बात करते हैं कि पावर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो डीसी सर्किट में आप जानते हो जैसे लिख रखा है हमने, पावर फैक्टर इज ऑलवेज 1 डीसी सर्किट के लिए। अब आप कह सकते हो भाई डीसी के अंदर पावर फैक्टर 1 क्यों होता है? क्योंकि डीसी के अंदर ओनली आपके रेजिस्टेंस ही होता है, ना तो इंडक्टेंस होता है आपके, ना कुछ होता है, ना तो सी होता है ना एल होता है, ओनली आर। तो आर बाई जेड हमेशा क्या रहेगा? 1। तो इस वजह से डीसी पावर फैक्टर क्या होता है? डीसी के सर्किट के लिए ऑलवेज 1 होता है। तो उसमें हमारे पास में या तो ओनली वोल्टमीटर से काम चल जाता है या ओनली एमीटर से हमारा काम चल जाता है पावर मेजर करने के लिए। लेकिन एक मिनट रुकेगा। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ऐसी सर्किट के अंदर पावर का जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से किया जाता है। ये आप पढ़ ही चुके हो। एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है पी एवरेज यानी वी आई कॉस फाई। हम इसी को यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा वाट मीटर वगैरह ये कैसे काम करता है। और अगर ऑब्वियस सी बात है जब पावर फैक्टर इसका 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी सर्किट है तो इंडक्टेंस भी होगा, कैपेसिटेंस भी होगा। तो पावर फैक्टर ऑलवेज नियर बाई 1 होगा। अगर पावर फैक्टर ज्यादा लो होगा तो हमारा वाट मीटर के अंदर एरर आ जाएगी, है ना। तो हम उसका भी हम देखेंगे कि अगर लो पावर फैक्टर सर्किट है हमारा तो उसका पावर फैक्टर इंप्रूव कैसे किया जाता है ना। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रोडायनोमीटर, वाट मीटर। तो इसके अंदर हम दो केस स्टडी करेंगे। बेसिकली ये है इसका दो केस है वाट मीटर के। ये हमारी एक करंट कॉइल है जिसको हम फिक्स्ड कॉइल भी बोलते हैं। दूसरा ये हमारा इलेक्ट्रोडायनोमीटर का सेटअप है। और दूसरी हमारी ये कॉइल है जिसको हम पोटेंशियल कॉइल या मूविंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा लोड। एक सेटअप है ये, दूसरा सेटअप है कि हमने करंट कॉइल को बाहर कर दिया, पोटेंशियल कॉइल को हमने अंदर की साइड कर दिया। दोनों ही सेटअप से हम इलेक्ट्रोडायनोमीटर, वाट मीटर से हम पावर मेजर कर सकते हैं। दोनों में फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो हम पहले बात कर लेते हैं बेसिक, उसके बाद हम आगे बढ़े। जैसा कि आप सर्किट एक के अंदर देख रहे हो, अगर इसके अंदर मैं पावर का आउटपुट निकालूंगा तो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा वी आई, यानी लोड के अक्रॉस मुझे वोल्टेज, प्लस ये जो करंट कॉइल कैरिंग कॉइल है इसका मुझे जो इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहे है वो। अगर ये वैल्यू आई की वैल्यू अगर इसके अंदर ज्यादा हुई तो ऑब्वियस सी बात है आई स्क्वायर आर ए का जो लॉस है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएंगे। तो है ना, इसलिए ये वाला जो सेटअप है वो सुटेबल है लो वैल्यू ऑफ लोड के लिए, लो वैल्यू ऑफ लोड करंट के लिए, लोड के लिए क्या, लो वैल्यू ऑफ लोड करंट के लिए। तो क्वेश्चन एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि दोनों सर्किट देके कि भाई कौन सा लो वैल्यू ऑफ लोड करंट के लिए सुटेबल है, कौन सा हाई वैल्यू ऑफ लोड करंट के लिए। सेम वे इसके अंदर इसमें जब पावर का फॉर्मूला आउटपुट निकालेंगे तो हमें रिजल्ट में ये मिलेगा पी इक्वल टू वी आई प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर ए। एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस फॉर ड्यू टू कॉल। तो हम नेक्स्ट ये हम बात कर रहे थे सर्किट बी की। तो सर्किट बी के में अंदर हम अगर पावर आउटपुट की इक्वेशन निकालेंगे तो हमें ये मिलेगी लोड के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज और करंट है प्लस हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर ए। आर एस ही बोल सकते हो इसको क्योंकि ये यहाँ पे शंट में लगा हुआ है आर एस, है ना, इसकी वजह से। तो यहाँ से हमें ये देख सकते हैं कि भाई अगर इसके अंदर अब लोड के अंदर जो करंट है, यानी ये अब इस करंट कॉइल में यहाँ पे अपने कोई लॉस हो उससे लोड का कोई लेना देना नहीं है। तो जो मैक्सिमम करंट अगर लोड से पास हो रही है तो हमें लॉस कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या होता है? सुटेबल फॉर हाई वैल्यू ऑफ लोड करंट, क्योंकि लोड के अंदर जो भी करंट जा रही है वो पूरी लोड में जा रही है, वो किसी और रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप नहीं हो रही। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि दोनों सर्किट में से कौन सा है जो हाई वैल्यू ऑफ लोड करंट के लिए सुटेबल है और कौन सा लो वैल्यू ऑफ लोड करंट के लिए। ये दोनों केस हमने यहाँ समझा रखे कि एक तरह से करंट कॉइल यानी एमीटर और जो दूसरा पोटेंशियल कॉइल यानी एज ए वोल्ट मीटर। एक सेटअप में हमने एमीटर को इनसाइड ले रखा है, एक सेटअप में हमने इसको एमीटर को जो है हमने बाहर की साइड ले रखा है। तो जब हम इनसाइड लेते हैं तो ये पूरी जो आई है फ्लो होगी हमारी एमीटर से, तो लॉस हमारे ज्यादा होंगे। तो ये वाला जो सर्किट होगा सुटेबल फॉर होगा लो वैल्यू ऑफ करंट के लिए। दूसरे केस के अंदर हमारे इस आई से कोई लेना देना नहीं है लोड से पास होने का। तो ये आई पूरी अगर मैक्सिमम भी लोड से पास हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला जो सर्किट है वो सुटेबल होता है हाई वैल्यू ऑफ लोड करंट के लिए। ठीक है, ये हो गया हम बेसिक। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो डायनोमो टाइप वाट मीटर के टाइप। तो ये हमारा वाट मीटर का हम सर्किट तो हम समझ ही चुके कैसा है। तो हम इसके अंदर केस फर्स्ट वाला सर्किट ले रहे हैं।
ये हमने बता ही चुके हैं आपको कि भाई ये करंट कॉइल होती है जो कि फिक्स्ड कॉइल के नाम से जानी जाती है। दूसरा प्रेशर कॉइल है जिसको मूविंग कॉइल के नाम से भी कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेजरेबल क्वांटिटी का। तो यहाँ मेजर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनामीटर वाटमीटर से पावर मेजर कर रहे हैं। तो ये पावर पी का फॉर्मूला भी आपको बताओ कि भाई आई स्क्वायर आर होता है। तो अल्टीमेटली जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। आई यहाँ पर क्या है, एक तो करंट कॉइल के अंदर और एक हमारे पोटेंशियल कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है। और कॉस फाई हमारा बीच का इनका जो एंगल बनेगा दोनों का। और दो अगर करंट अगर एज ए ट्रांसफार्मर में आपने देखा होगा भाई, अगर दो करंट पास हो रही है तो बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस आ ही जाता है। ये कोई याद करने की चीज नहीं है, इसलिए हम आपको इसमें डिटेल में अपन नहीं जा रहे। केवल ये काम की चीज, ये दो सर्किट थे, दो सर्किट में क्या डिफरेंस था, ये दो सर्किट हम किस केस में यूज लेते हैं ये। अब हमारे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि भाई हमारे इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर का पावर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फाई को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, पी कैसे फाइंड करते हैं, क्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये चीजें। और किस पावर फैक्टर पे हमारा कौन सा वोल्टमीटर कैसे कार्य करता है, ये चीजें। हमने ये जो केस देखा था, यहाँ पे एक छोटा सा केस और देख लेते हैं कि भाई ये जो केस देखा, सपोज करो कि भाई इसके अंदर ये रेजिस्टेंस है, ये पोटेंशियल कॉइल की वजह से अगर सपोज करो भाई लो पावर फैक्टर आता है आपके, तो लो पावर फैक्टर की वजह से एरर, वॉटमीटर एरर प्रोड्यूस करेगा। तो उस एरर को कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटेंस लगा देते हैं, है ना। अगर कॉस फाई लेस होगा तो आप ये जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो भी कम होगा और एरर जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो उससे अवॉइड करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, कैपेसिटेंस। उस कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, एल पी, यानी जो भी आपका प्रेशर कॉइल है उसका इंडक्टेंस अपॉन आर एस स्क्वायर, जो कि ये आर एस है। तो जो सी की वैल्यू आती है तो वो हमारा एक तरह से ये कंपेंसेशन है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, कि पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव किया। अब हम बात करते हैं थ्री फेज पावर मेजरमेंट। अब थ्री फेज पावर मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, दो मेथड होते हैं, एक होता है थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम और एक होता है थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। अगर कोई एन वायर सिस्टम है तो मिनिमम नंबर ऑफ, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर एन वायर सिस्टम के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ वाटमीटर कितने रिक्वायर्ड होंगे पावर को मेजर करने के लिए, तो पावर मेजर करने के लिए अगर थ्री फेज, अगर एन वायर यानी फोर वायर सिस्टम है तो एन माइनस वन यानी थ्री फेज थ्री वायर मिनिमम इसको रिक्वायरमेंट होगी अपने पावर मेजरमेंट के लिए। तो ये हमारा डायग्राम हमने दिखा रखा है आपको, 2 वाट मीटर मेथड, कि भाई हमने 2 वाट मीटर यूज कर रखे। अब 2 वाट मीटर किससे, थ्री फेज सिस्टम की पावर यूज जनरेट कर रहे हैं हम, और वाट मीटर कितने यूज कर रहे हैं, दो। तो एन वायर सिस्टम थ्री फेज या थ्री वायर सिस्टम, तो वाट मीटर कितने लगे, एन माइनस वन यानी 2 वाट मीटर से हमारा काम हो जाएगा। एक वाट मीटर को हमने लगा दिया आर फेज के अंदर, एक वाट मीटर को हमने लगा दिया बी फेज के अंदर, और बीच में हमने वाई को एज इट इज कनेक्ट कर दिया, और ये स्टार कनेक्शन में हमने कर दिया। तो आप जानते हो स्टार कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि भाई जो फेज करंट होती है वही लाइन करंट के इक्वल होती है, आई आई एन। तो ये हमने एक फेजर डायग्राम यहाँ पे शो किया है कि ये वी आर, वी बी और वी वाई। और हमें एक्चुअली चाहिए क्या, यहाँ पावर मेजरमेंट करने के लिए हमें चाहिए कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट, क्योंकि ये आर और वाई के बीच में हमारा लाइन वोल्टेज हो जाएगा वी आर वाई, और इसी तरह से इस इनके बीच में हो जाएगा वी बी वाई। ये दोनों वोल्टेज और इनके रेस्पेक्टिव करंट कितनी फ्लो हो रही है, तभी तो हम इसमें पावर निकाल पाएंगे, W1 को निकाल पाएंगे। तो यहाँ से जब हमने वी आर, ये वी वाई वी बी और इनके करस्पॉन्डेंस हम ये निकालते हैं। अब ये तो मैं आपको, आप कहो तो मैं नया बना के बता दूं, अदरवाइज आपको ये बेसिक आप इंजीनियरिंग करके आए ही हो कि भाई ये एक तरह से वी वाई है तो इसका अपोजिट हो गया ये माइनस वी वाई, ये माइनस वी वाई और आई आर होके हो जाएगा वी आर वाई। तो ये पूरा का पूरा फेजर 120 डिग्री का, ये हो गया 60 डिग्री का, 60 डिग्री में से वी आर के करस्पॉन्डिंग हो गया 30 डिग्री। और जो ऑलरेडी हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि लोड लेगिंग है तो वो फाई का एंगल बना रहा है, तो टोटल वी आर वाई और आई आर के बीच में एंगल कितना हो गया, 30 प्लस फाई का। इन सेम वे वी बी वी आई और आई बी, इनके बीच में एंगल हो जाएगा 30 माइनस फाई का। ये मैं आपके सामने एक बार पूरा कर देता हूँ, जिसको लगे डाउट है तो एक बार इसकी फोटो खींच सकता है और आराम से इसको देख सकता है कि ये सही बना है या इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है। दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने वी आर बाई दोनों, हमने दोनों वाट मीटर की पावर निकाल ली हमने, ये वाट मीटर 1 की, ये वाट मीटर 2 की। तो हमारी नेट पावर क्या होगी, दोनों को ऐड करेंगे। जब हमने दोनों को ऐड किया, W1 W2 दोनों का कॉस ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला रखा, तो हमें रिजल्ट मिला पी की वैल्यू √3 VL cos फाई। इसी तरह से हम क्यू
यानी हम रिएक्टिव पावर भी फाइंड कर सकते हैं। रिएक्टिव पावर के लिए जैसे हमने यहाँ पे कॉस की यूज किया है, वहां हमें यूज करना पड़ेगा साइन फाई। तो जब साइन के केस में हम निकालेंगे तो क्यू की वैल्यू हमारे निकल के आती है √3 W1 माइनस W2 ये। और cos फाई की वैल्यू जैसे हमारे को हमें निकालना है फाई की वैल्यू, तो टेन हम जानते हैं कि भाई टेन फाई की वैल्यू होती है Q/P। जब हम फाई बराबर हो जाएगा tan−1√3 W1 माइनस W2 अपन W1 प्लस W2। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसमें हमने जितने देखे, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फाई का, दूसरा ये। लेकिन क्वेश्चन जनरली ना तो ये फॉर्मूला पूछा जाता है, ना ही ये पावर का फॉर्मूला पूछा जाता है। अब ये आप जानते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ये चीजें कि अगर आपका पावर फैक्टर 0 है तो दोनों वाट मीटर आपके इक्वल लोड कैरी करेंगे। अगर आपका पावर फैक्टर जो है, तो अगर cos 30, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो आपका जो एक वाट मीटर है वो एक का दूसरे का डबल पावर निकालेगा। अगर आपका पावर फैक्टर 0.5 है, तो एक वोट मीटर का वैल्यू आउटपुट कितना होगा, 0। यानी अगर 0.5 पे ओनली सिंगल वोट मीटर आपका कंप्लीट आउटपुट देगा, दूसरा 0। 30 पे आपने देख लिया कि एक डबल देगा दूसरे का। और अगर पावर फैक्टर 0 है तो यानी दोनों इक्वल देंगे। और अगर जैसे 60 से ऊपर क्रॉस होता है तो एक वोट मीटर आपको नेगेटिव देगा और एक वोट मीटर आपको पॉजिटिव देगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि किस पावर फैक्टर मीटर से ऊपर, पावर फैक्टर की किस वैल्यू के ऊपर एक वोट मीटर जो आपको नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाता है। तो आंसर है पावर फैक्टर के अबव 60 डिग्री यानी 0.5। पावर फैक्टर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.5 है तो एक वोट मीटर आपका नेगेटिव डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, अंडरस्टैंड? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट में मैसेज कीजिए, मैं एक वीडियो वापस लेके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात करते हैं हम मेजरमेंट ऑफ एनर्जी की। जब आपको पावर आपने मेजर कर लिया, अगर आपके पास टाइम है तो आप, क्योंकि पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो आपने पावर इनटू टाइम क्या होता है, हमारा एनर्जी। अगर आपके पास टाइम आ गया तो आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसी सर्किट के अंदर अगर एनर्जी है तो उसको हमने किलोवाट आवर के नाम से, और डीसी सर्किट में हमने एम्पियर आवर। अभी आप कभी देखते हो तो बैटरी, जो बैटरी की कैपेसिटी होती है ना, बैटरी, आप जो भी घर में इन्वर्टर वगैरह, तो उसको पूछा जाता है भाई कितने कैपेसिटी की बैटरी है, तो वो एच में मालूम जाती है कि भाई ये 200 एच की बैटरी है, 1000 एच की। तो डीसी की जो एनर्जी है वो एच में, और एसी की जो एनर्जी है वो किलोवाट आवर के अंदर मेजर की जाती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो मेजरिंग जो डिवाइसेस हैं, एनर्जी, पावर, वोल्टेज, करंट की, वो ये इतनी है, यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा की हमें एक्चुअली रिक्वायरमेंट नहीं है। और इससे ज्यादा अगर कोई लगेगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें आपके आ जाएगा सामने, है ना। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, कैसे जिस भी तरीके से आप बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, मुझे बताइए। हम इसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और आपको अगर कोई चीज़ स्पेशली पढ़नी हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, हम उसका भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और इसमें कोई कमी लगे, कुछ और लगे, तो प्लीज आप सजेशन दीजिए, इसको हम और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और ऐसे ही हम डेली एक एक वीडियो इसके जारी करते जाएंगे और हम इसको पूरा टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।